नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो हमारी जिंदगी को हर दिन हर पल प्रभावित करता है, वैश्वीकरण। लेकिन इसकी परिभाषाओं में जाने से पहले चलिए 3 अलग-अलग लोगों की कहानियों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है जनार्दन। सोचिए, जनार्दन हर रात काम करता है, पर उसका दिन भारत का नहीं, अमेरिका का टाइम जोन तय करता है। और यही नहीं, अपनी नौकरी के लिए वो एक नया नाम, एक नई पहचान भी अपनाता है, जॉन। फिर है रामधारी। वो बस एक छोटा सा काम करते हैं, अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा खरीदते हैं। लेकिन ये छोटा सा काम उन्हें अनजाने में ही चीन की फैक्ट्रियों और अमेरिका के खिलौना बनाने वालों से जोड़ देता है। और आखिर में बात करते हैं सारिका की। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है। उन्हें एक नया अवसर मिला है, लेकिन इससे उनके अपने ही घर में परिवार की परंपरागत सोच के साथ एक टकराव भी शुरू हो गया है। तो एक कॉल सेंटर, जन्मदिन की साइकिल और एक करियर का फैसला, ये तीनों कितनी अलग अलग बातें हैं, है ना? इन्हें आपस में क्या जोड़ता है? कौन सा ऐसा अदृश्य धागा है? जवाब एक ही है, वैश्वीकरण। तो इन कहानियों से हमें एक झलक तो मिल गई। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रवाह या फ्लोज के जरिए देखना। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि वैश्वीकरण कोई एक चीज नहीं है। ये एक जाल है, एक नेटवर्क है, जो लगभग हर चीज की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही से बनता है और बना रहता है। और ये जो प्रवाह हैं, ये असल में 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले विचार, फिर आती है पूंजी यानी पैसा, उसके बाद वस्तुएं मतलब सामान, और आखिर में लोग, जो सीमाओं के आर पार आते जाते हैं। हालांकि ये आना जाना तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने, मतलब माइक्रोचिप से लेकर इंटरनेट तक ने, इस पूरे खेल को ही बदल दिया है। इसने इन प्रवाहों के पैमाने और रफ्तार को, कह सकते हैं, सुपरचार्ज कर दिया है। ठीक है, तो ये सब जुड़ रहा है और तेजी से जुड़ रहा है, पर इसका असल दुनिया में असर क्या होता है? इसके जो परिणाम हैं वो काफी बहुआयामी है, मतलब हर स्तर पर इसका असर पड़ता है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ लगता है कि वैश्विक बाजारों के सामने सरकार की शक्ति कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही तकनीक सरकारों को शासन करने के लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली उपकरण भी दे रही है। और जब बात अर्थव्यवस्था की आती है, तब तो बहस और भी तेज हो जाती है। एक तरफ इसके समर्थक हैं जो कहते हैं कि इससे ज्यादा आर्थिक विकास होगा, सबका भला होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक कहते हैं कि नहीं, इससे सिर्फ कुछ लोग अमीर होंगे और जो गरीब हैं वो और पिछड़ जाएंगे। अब संस्कृति की बात करें तो एक डर हमेशा रहता है, सांस्कृतिक समरूपीकरण का। मतलब कि दुनिया भर की संस्कृतियां एक जैसी हो जाएंगी। इसे अक्सर दुनिया का मैकडॉनल्डाइजेशन भी कहा जाता है, कि सब कुछ पश्चिमी संस्कृति जैसा हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा और बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है। संस्कृति के मिटने के बजाय बाहरी प्रभाव से नए और अनूठे मेल भी बनते हैं। जैसे नीली जीन्स के ऊपर एक पारंपरिक खादी का कुर्ता पहन लेना, ये एक नया हाइब्रिड कल्चर है। तो हमने इसके असर देखे, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। पर ऐसा नहीं है कि सबने इसे खुली बाहों से अपना लिया है। इसका विरोध भी हुआ है और पूरी दुनिया में अलग अलग गुटों से इसके खिलाफ आवाजें उठी हैं। और ये विरोध भी एक जैसा नहीं है। जो राजनीतिक वामपंथ है वो आमतौर पर आर्थिक असमानता की बात करता है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दक्षिणपंथ को चिंता है देश की संप्रभुता और संस्कृति की, कि कहीं बाहरी प्रभाव से सब नष्ट न हो जाए। और ये सिर्फ छोटी मोटी आवाजें नहीं हैं, ये प्रतिरोध काफी संगठित है। वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे वैश्विक मंच हैं जहां मानवाधिकार, पर्यावरण और मजदूर कार्यकर्ता सब एक साथ आकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद हम कहाँ पहुंचे? एक चीज तो साफ है, वैश्वीकरण कोई सीधी सादी चीज नहीं है जिसे हम अच्छा या बुरा कह दे। सबसे जरूरी बात यह है कि वैश्वीकरण का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये कुछ समाजों को और उन समाजों के अंदर भी कुछ खास लोगों को बाकियों से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि इसका असर बिल्कुल भी एक समान नहीं है। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या वैश्वीकरण इतिहास का एक ऐसा दौर है जो होकर ही रहेगा,
जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते? या क्या ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम समझदारी से एक बेहतर दिशा दे सकते हैं?